उमा और रूही थी तो दोनों सास बहू ही, लेकिन रहती थी एक जैसे। दोनों एक दूसरे की दोस्त थी। एक दिन उमा अपने कमरे में बैठी थी तो रूही वहाँ आती है और बोलती है, माँ जी क्या हुआ आपको? इतनी उदास क्यों बैठी हो कमरे में? बहू, आज मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। तुझे तो पता है ना कि जब तेरे ससुर जी थे तब वो जब भी काम से वापस आते थे तो गुप्ता जी के यहाँ से समोसे लेकर आते थे। वो समोसे मुझे बहुत पसंद हैं। तो क्या हुआ माँ जी, अभी भी तो कितने अच्छे समोसे मिलते हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे नहीं बहू, ये समोसे भी कोई समोसे हैं क्या? इन्हें खाकर तो पेट में दर्द होता है। ये सब बेकार होते हैं, मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ऊपर से पता नहीं कैसे बनाते होंगे ये लोग। माँ जी अच्छे ही बनाते हैं। अरे मैं तो खुद खाती रहती हूँ। वैसे तो ज्यादा बाहर का खाती नहीं मैं, पर मुझे बाहर के समोसे बहुत पसंद है। तभी तो कह रही हूँ बहू, ये अच्छे नहीं बनाते। तुझे पता नहीं है उस टाइम कितने बढ़िया समोसे मिलते थे। मैं अब भी वो दिन याद करती हूँ जब मैं तेरे ससुर जी के साथ वहाँ पर समोसे खाने जाया करती थी। माँ जी सीधा सीधा बोलो ना, आपको ससुर जी की याद आ रही है और समोसे तो बस बहाना है। ये तो है, लेकिन समोसे से मेरा अलग ही जुड़ाव है क्योंकि तेरे ससुर जी को वो बहुत पसंद थे। मुझे पता है कि वो लोग समोसे कैसे बनाते हैं, लेकिन अब हिम्मत नहीं होती है रसोई में खड़े होकर जाकर बनाओ। बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो रही हैं माँ जी? अरे मैं हूँ ना, आप मुझे बताओ, मैं बना दूंगी आपके लिए समोसे। ये तो ठीक रहेगा ना माँ जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बहू, ऐसे तो कर ही सकते हैं हम। चल रसोई में। दोनों सास बहू रसोई में जाती है और उमा रूही को बताने लगती है कि कैसे समोसे बनाने हैं। ठीक वैसे ही रूही भी बनाने में लग गई थी। कुछ देर बाद जब समोसे कढ़ाई से तलकर बाहर निकालती है तो अपनी सास को देते हुए रूही बोलती है, ये लीजिए माँ जी और खाकर बताइए गुप्ता जी के समोसे का कैसा स्वाद है और कैसा नहीं। अरे वाह बहू, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा तेरे ससुर जी लाया करते थे समोसे। तभी तो हम इसे स्पेशल समोसे कहते हैं। बहू तू भी खा ले एक बार, ऐसे समोसे बार बार मिलते ही कहाँ हैं। माँ जी मैं तो बना रही थी, तभी पता चल गया था कि अब ऐसे समोसे कहीं मिलते नहीं हैं। हाँ लेकिन एक बार तू खा तो सही, तब तू भूल जाएगी अभी वाले समोसे। अरे हाँ माँ जी, ये तो सच में बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैंने इतनी जगह के समोसे खाए हैं, यहाँ तक कि अलग अलग शहरों के समोसे खाए हैं, लेकिन ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला। तभी तो मैं कह रही थी बहू कि जो बात उन वाले समोसों में थी वो बात अभी वाले समोसों में नहीं है। चल एक काम कर, चटनी ले ले, हम दोनों बाहर सोफे पे बैठकर आराम से खाएंगे। रूही को भी वो समोसे काफी अच्छे लग रहे थे, इसलिए अब आए दिन रूही अपने मन से वो समोसे बनाती तो कभी अपनी सास के कहने पर। कुछ दिनों बाद उमा की पड़ोसन विमला हाथ में समोसे और लड्डू लेकर आती है और देखती है कि दोनों सास बहू समोसे ही खा रही थी। ये देखकर विमला कहती है, अरे ये क्या, मैं तो तेरे घर अभी आई हूँ उमा। मेरे आने से पहले तुझे ये समोसे कौन देकर गया? अरे किसी ने दिए नहीं है, ये समोसे तो मेरी बहू ने बनाए हैं। लेकिन तू हमारे घर क्यों आई है? वो तो मेरे बेटे की बहुत अच्छी नौकरी लग गई है ना, तो मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई और समोसे बंटवाए हैं, इसलिए मैं अब तेरे घर भी लेकर आई थी। ये ले रख ले, घर के बने समोसे वैसे भी कुछ खास नहीं लगते। आंटी जी आपका ये वहम है, ये समोसे जितने खास और बढ़िया है ना, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। आप ही खाकर देखो फिर बोलना। चलो ठीक है, अब तुम दोनों इतना बोल ही रहे हो तो मैं भी खा लेती हूँ। विमला जैसे ही वो समोसे खाती है तो विमला को भी सास बहू के स्पेशल समोसे बहुत अच्छे लगते हैं और वो एक साथ बिना रुके 2-3 खा जाती है। ये देखकर उमा कहती है, अरे अरे रुक जा विमला, तुझे तो पसंद नहीं है ना घर के समोसे, फिर तू कैसे गपागप खाए जा रही है? वो इतने भी बुरे नहीं हैं, मुझे अच्छे लग रहे हैं तो मैंने खा लिए। अब क्या तू मुझे अपने घर के समोसे भी खाने नहीं देगी? तेरा दिल इतना छोटा है, मुझे पता नहीं था। आंटी जी अब तो सच बोल दो, अगर अच्छे समोसे तो तारीफ ही कर दो थोड़ी सी। हाँ बहू मान गई, समोसे तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा बहू, अगर बचे हो ना तो जरा मेरे घर के लिए भी दे दे, मैं अपने घर पे भी ना सबको खिलाऊंगी। आंटी जी आप खा लो आराम से, मैं घर के लिए भी पैक कर दूंगी। विमला को समोसे काफी अच्छे लगते हैं और वो फिर अपने घर भी लेकर जाती है। विमला पूरे मोहल्ले में सास बहू के स्पेशल समोसों की बात फैला देती है, जिसे हर कोई तो उमा के घर आता वो सास बहू के स्पेशल समोसे जरूर खाता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उमा का बेटा अमन घर आता है तो वो बहुत परेशान था। अमन को परेशान देखकर उमा और रूही दोनों उसके पास जाते हैं तो उमा अमन से कहती है, क्या हुआ अमन बेटा, तू किस बात के लिए परेशान है? माँ मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ
वहाँ बहुत नुकसान हो रहा है। कंपनी से नए पुराने कई बंदों को निकाल दिया गया है। बाहर मार्केट में जॉब ही नहीं है। क्या होगा माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे काम चलेगा? आपको तो नहीं निकाला है ना नौकरी से, फिर आप क्यों परेशान हो रहे हो इतना? माँ मैं पिछले 1 महीने से नोटिस पे हूँ। अब बस 5 दिन बचे हैं। कहीं दूसरी नौकरी भी नहीं मिली माँ। अब काम कैसे चलेगा? हमारा घर कैसे चलेगा? अगर मुझे काम नहीं मिला तो हम लोग क्या खाएंगे माँ, क्या पिएंगे? हम तो पैसों के लिए मोहताज हो सकते हैं माँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। आप लोगों का ध्यान मैं कैसे रखूंगा? बेटा तू परेशान मत हो, भगवान सब देख रहा है। कुछ ना कुछ तो उन्होंने हमारे लिए अच्छा ही सोचा होगा। और भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, मुझे भगवान पे भरोसा है, लेकिन अपने हालात पे, अपनी किस्मत पे, अपने आप पे नहीं है माँ। माँ मैं सबके बारे में सोचता हूँ, सबका भला सोचता हूँ। आखिर में मेरे साथ ही बुरा होता है माँ। मैं क्या करूँ माँ, क्या करूँ? और अब तो मेरा काम भी चला जाएगा। हम कैसे घर चलाएंगे माँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं पता। अमन काफी ज्यादा परेशान था। 5 दिन बाद उसकी नौकरी चली जाने वाली थी। कई जगह नौकरी देखने के बाद भी अमन को कोई नौकरी नहीं मिलती है। बचे हुए पैसे भी अब खत्म हो गए थे। घर में इतनी सब परेशानी देखकर उमा अपनी बहू के पास जाती है और उससे बोलती है, बहू अमन वैसे ही इतना परेशान है, इसीलिए मैं उससे बात करने की जगह यहाँ तेरे पास आई हूँ। जी माँ जी, बोलिए क्या बात है? बहू मुझे लगता है कि अब हमें अमन का साथ देना चाहिए। जब हम घर में इतने अच्छे समोसे बना लेते हैं और इतने लोग उसको खाते हैं और तारीफ करते हैं, तो जब हम बाहर दुकान खोलेंगे तो लोग कितनी तारीफ करेंगे। उमा की बात सुनकर अब दोनों सास बहू स्पेशल समोसों की दुकान खोलते हैं और उनकी दुकान के ग्राहक तो पहले उनके मोहल्ले वाले ही बनते हैं। हर कोई आता है और उनसे समोसे लेता है। कम दिनों में उनकी दुकान अच्छी पकड़ बना लेती है। ये सब देखकर दोनों सास बहू बहुत खुश होते हैं और अमन से कहते हैं, बेटा अब तुझे घर के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। सास बहू की स्पेशल समोसे की दुकान काफी अच्छी चल रही है। ना कोई काम करना चाहता है तो कर ले। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से सास बहू की दुकान की कमाई बिल्कुल कम होने लगती है, क्योंकि सामने एक और समोसे की दुकान आ जाती है और ग्राहक बढ़ जाते हैं। इसलिए दोनों काफी ज्यादा परेशान थे। उनकी दुकान में जब विमला आती है और उन दोनों को परेशान देखकर बोलती है, क्या हुआ तुम दोनों को? तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? विमला देखना, सामने एक और समोसे की दुकान और अब हमारे ग्राहक बढ़ गए हैं। ग्राहक इसलिए बटे हैं क्योंकि वो अलग अलग समोसे बेचते हैं। तुम्हारे यहाँ एक स्पेशल समोसा मिलता है, लेकिन वहाँ अलग अलग समोसा मिलता है, तो उन्हें वो अच्छे लगते हैं। माँ जी, अगर हम हर तरह के समोसे बनाए तो, क्योंकि हमारे स्पेशल समोसे की रेसिपी कोई चोरी नहीं कर पाएगा, लेकिन हम अपनी दुकान को बड़ा बना सकते हैं। हाँ ये सही रहेगा। सास बहू की स्पेशल समोसों की दुकान अब और ऊंचाई पर आ जाती है। मुकुल बहुत ही शांत रहने वाला इंसान था, जो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था, हमेशा अपने में ही रहा करता। उसके 2 बेटे थे, धीर और सुधीर। वो अपनी बीवी से भी ज्यादा बातचीत नहीं किया करता और उससे दूर दूर रहा करता। एक दिन उसकी बीवी उसके पास आती है और उससे कहती है, सुनिए जी, धीर और सुधीर दोनों बड़े हो गए हैं। अब हमको 2 अच्छी लड़कियां देखकर उन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। हाँ पता है मुझे। अब तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है, समझी तुम? मेरा वो मतलब नहीं था जी। हाँ ठीक है, मैं सब समझता हूँ। जाओ मेरे लिए चाय बनाओ तुम। मुकुल ये बोलकर चुप हो जाता है और इंदु वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मुकुल और इंदु के बीच हमेशा ऐसी ही खामोशी बरकरार रहती है। एक दिन मुकुल इंदु की तबीयत खराब होने पर उसका हाल चाल नहीं पूछता और ये सब होता देखकर इंदु खुद मुकुल से कहती है, जी शादी के 25 साल हो गए, लेकिन आप मुझसे ढंग से बात तक नहीं करते। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? देखो इंदु, तुम खुश हो ना, मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी है। आपको हमारे बच्चों की कसम है, अब तो आपको सब सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। इंदु की कसम देने पर मुकुल को उसे सच्चाई बतानी पड़ती है और वो कहता है, दरअसल तुमसे शादी करने से पहले मैं भोपाल काम करता था और वहाँ मैं मयूरा नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था और मैंने उससे शादी कर ली। लेकिन पिताजी की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर मैं अपने गांव वापस आया और पिताजी ने मरते हुए मेरी शादी का वादा तुम्हारे पिता से कर दिया और मेरी शादी तुमसे हो गई। मैं किसी को भी मयूरा की सच्चाई नहीं बता पाया। आप इतने सालों में मुझे एक बार तो ये सच्चाई बता सकते थे ना, आपने कभी मुझे बताया क्यों नहीं? मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुमको कुछ बताऊं। मुझे माफ कर दो।
मैं अपनी सौतन के साथ रहने के लिए तैयार हूँ। आप जाइए और उसको यहाँ ले आइए। न जाने बेचारी इतने सालों से कैसे रह रही होगी। इंदु की बात सुनकर मुकुल की आंखों से आंसू छलक आते हैं, जिसके बाद वो भोपाल मयूरा को लेने जाता है और इंदु अपने दिल पर पत्थर रखकर इन सब की तैयारी कर लेती। और कुछ दिनों बाद मुकुल सोनम नाम की एक लड़की के साथ वापस आता है और इंदु उसे देखकर कहती है, जी ये कौन है? इंदु, मयूरा मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। ये मेरी बेटी है सोनम। इंदु उसका स्वागत करती है और अपनी घर आई सौतेली बेटी को उसे कमरा दिखाकर आराम करने भेज देती है। जिसके बाद सोनम अपने कमरे में आकर खुद से कहती है, मिस्टर मुकुल, तुमको क्या लगता है तुम मुझे यहाँ अपने घर में रख लोगे और मैं तुमको माफ कर दूंगी? मेरी माँ ने तुम्हारा इतना इंतजार किया है। वो कितना रोई है, कितना तड़पी है और तड़प तड़प कर वो मर गई है। और मैंने खुद समाज में कितने ताने सुने हैं, कितना रोई हूँ। अब मेरे हर एक आंसू का हिसाब तुमको देना होगा। सोनम ये बोलकर अपनी आंख से निकलते आंसुओं को पोंछ लेती है। जिसके बाद वो पहले तो मुकुल के परिवार से मिलने जुलने की कोशिश करती है। उसके सौतेले भाई भी उसे अपना लेते हैं। एक दिन सोनम इंदु के पास आती है और कहती है, माँ, आज आप खाना रहने दीजिए, मैं बना दूंगी। बेटी तू आराम कर, मैं बना लूंगी। सोनम अपनी माँ की नहीं सुनती और खुद खाना बना देती है, लेकिन वो सारा खाना बहुत ही बेकार बनाती है। और जब पूरा परिवार खाना खाता है तो इंदु का बेटा धीर कहता है, माँ, ये कैसा खाना बनाया आपने? इससे वाहियात खाना मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया है। पर ये खाना तो सोनम ने बनाया है। माना कि आप सौतेली माँ हैं, लेकिन ये आप झूठ क्यों बोल रही हैं? अब आपकी सौतेली बेटी आपके घर आ गई है तो आप ऐसे झूठ बोलेंगी? सोनम ये बोलते हुए अपने पराठे लेकर कमरे में चली जाती है। और ये सब होता देखकर मुकुल कहता है, देखा, रुला दिया ना बेचारी को। तुम्हारी उससे दिक्कत क्या है? देखो, बेचारी पराठों के साथ अचार भी नहीं लेकर गई। मुकुल ये बोलकर खुद भी वहाँ से उठकर चला जाता है। और ये सब होता देखकर इंदु की आंखें भर आती हैं। सुधीर भी ये सब होता देख रहा था। जिसके बाद वो सब समझ जाता है कि सोनम ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। दिन गुजरते हैं और राखी का दिन आता है और सोनम अपने दोनों सौतेले भाइयों को राखी बांधती है। जिसके बाद जब शाम को वो मंदिर जा रही होती है तो कुछ लड़के उसे परेशान करने लगते हैं। और तभी धीर और सुधीर वहाँ आकर उन लड़कों को जमकर मारते हैं। और सोनम दोनों से कहती है, थैंक्स भैया, इन बदमाशों को सबक सिखाने के लिए। तूने राखी बांधी है, तेरी रक्षा करना तो हम दोनों का फर्ज बनता है। आखिर तू बहन है हमारी, सौतेली ही सही। चल अब घर चलते हैं। सुधीर और धीर ये बोलकर सोनम को लेकर घर आते हैं। एक दिन वो खुद से कहती है, इस इंदु की वजह से मुकुल ने मेरी माँ को छोड़ा था ना। अब इसे इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। माँ, मैं तेरी दोषी को तेरे पास भेज रही हूँ ताकि तू उससे अपने सब आंसुओं का हिसाब ले सके। सोनम ये बोलकर घर की सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है। और जैसे ही इंदु सीढ़ियों से उतरने लगती है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। जिसके बाद उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और वो बिस्तर पकड़ लेती है। सोनम परिवार को दिखाने के लिए इंदु की सेवा का नाटक करती है और शाम के समय अपने कमरे में आकर खुद से कहती है, आज मेरी माँ की आत्मा को थोड़ी शांति मिली होगी अपनी सौतन को दुखी देखकर। अब इन बेवकूफों को कौन समझाए कि इनके घर सौतेली बेटी नहीं मनहूसियत आई है जो इस परिवार को बर्बाद कर देगी। सोनम की ये बात दरवाजे पर खड़ा सुधीर सुन रहा था, जो अंदर आकर उससे कहता है, सही कर रही हो तुम इस परिवार के साथ। जिस परिवार ने तुमको इतना प्यार दिया वो इसी लायक है कि तुम उनको दुख दो और जलील करो। भैया, आप यहाँ? हाँ मैं, और मैं शुरू से जानता हूँ कि तुम इस परिवार का भला नहीं चाहती हो, क्योंकि पापा की वजह से तुम्हारी माँ को दुख मिले थे। लेकिन इसमें मेरी माँ की क्या गलती है? अपने बदले की भावना को साइड में रखकर कभी एक बार मेरी माँ के बारे में भी सोच के देखो। सुधीर ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सोनम उसके बात के बारे में सोचती है और रात को हल्दी वाला दूध लेकर अपनी सौतेली माँ इंदु के पास जाती है और उसे कहती है, लीजिए माँ, दूध पी लीजिए। अरे बेटी, तूने क्यों कष्ट किया? मैं ठीक हूँ। सारा दिन मेरी सेवा करती रहती है, थक गई होगी। जा जाकर सो जा। मुझे आपको ये बताना था कि आपको सीढ़ियों से गिराने वाली मैं थी। आपकी वजह से मेरे बाबा ने मेरी माँ को छोड़ दिया।
और अब मैं आपको सबक सिखाना चाहती थी। मैं जानती हूँ ये सब तूने किया था, लेकिन मैंने तब भी तुझे कुछ नहीं बोला क्योंकि मैंने हमेशा तुझे अपनी बेटी माना है। मुझे कभी उनकी पहली शादी के बारे में पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं ये अनर्थ ही नहीं होने देती। जो धोखा तूने झेला है वही मुझे भी मिला है मेरी बेटी। क्या? हाँ, और जब मुकुल जी ने मुझे सब बताया तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे मयूरा को लेने भेज दिया। और मैं सच बता रही हूँ, मुकुल जी कभी भी तुम्हारी माँ से बिछड़कर खुश नहीं थे। उन्होंने मेरे साथ रिश्ता बस अपने पिता की कसम और वादे की खातिर निभाया। ये जो भी हुआ ईश्वर की नियति थी, इसमें किसी का दोष नहीं है। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आपको माँ बोला लेकिन कभी माँ मान नहीं पाई। लेकिन मैंने तो तुझे हमेशा अपनी बेटी माना। मेरी कोई लड़की नहीं थी तो मुझे लगा भगवान ने मुझे एक लड़की देकर मेरी झोली भर दी। इंदु ये बोलकर सोनम को गले से लगा लेती है, जिसके बाद सोनम इंदु की दिल से सेवा करती है और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। जिसके बाद सोनम दिल से सबसे माफी मांगती है और सब उसे माफ भी कर देते हैं। और कुछ सालों बाद मुकुल सोनम के लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देता है और घर आई सौतेली बेटी अपने ससुराल चली जाती है। तो वहीं मुकुल और इंदु का रिश्ता भी अब पहले से ज्यादा मजबूत और गहरा हो जाता है। ललिता गांव की रहने वाली थी। ललिता का एक भैंसों का तबेला था, जिससे ललिता अच्छी कमाई किया करती थी। कई लीटर दूध से ललिता की अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी। ऐसे ही ललिता एक रोज अपनी बहू रूपाली से कहती है, बहू, अब तो हमारे दूध का कारोबार भी अच्छा चल रहा है। मुझे लगता है इसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ माँ जी, दूध का बिजनेस तो हमारा अच्छा चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे ललिता के दूध का कारोबार बढ़ता है, वैसे वैसे ललिता अपने ग्राहकों के साथ धोखा करने लगती है और दूध में पानी मिलाकर बेचना शुरू कर देती है। ऐसा करता देख एक रोज रूपाली उसे देख लेती है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये गलत है। हम दूध में नहीं बल्कि अपने ईमान में मिलावट कर रहे हैं। ये सही नहीं है। बहू, क्या करती मैं? दूध की मांग इतनी बढ़ गई है और तबेले का दूध भी पूरा नहीं पड़ता। तो माँ जी, जितना दूध है उतना ही बेचते हैं और कम हो जाता है तो क्या ही होगा। अरे बहू, तो घर कैसे चलेगा? तुझे समझाना मुश्किल है। अभी तू जा यहाँ से। रूपाली अपनी सास की इस हरकत से परेशान हो चुकी थी। उसकी सास गलत कर रही थी, ये जानकर भी वो कुछ नहीं कर पाती और वो कुछ करने की सोचती उससे पहले ही लोगों की शिकायतें आने लगती हैं और ऐसे में लोग दूध लेना ही बंद कर देते हैं। ये सब देखकर ललिता परेशान हो जाती है और ललिता एक रोज अपनी बहू से कहती है, बहू, मेरा ईमान डोल गया था। मैंने दूध में पानी क्या मिलाया? 10 दिन के बाद से ही लोगों ने दूध लेना बंद कर दिया। कल वाला भी कई लीटर दूध फट चुका है और आज वाला भी फट ही जाना है। माँ जी, मैंने तो आपको पहले ही मना किया था कि आप दूध में पानी ना मिलाओ, लेकिन आपने मेरी सुनी नहीं बिल्कुल भी। बहू, कुछ तो कर, अब मैं क्या करूं? ये बातें सुनकर रूपाली भी सोचती है अब तो कुछ करना ही होगा। उसकी सास ने जो किया था वो गलत है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत अपनी सास से कहती है, माँ जी, कल और आज के सारे दूध को मिलाकर हम उसका पनीर बनाएंगे। बहू, ये मजाक का वक्त नहीं है, तू समझती क्यों नहीं? माँ जी, हम कल दूध का पनीर बनाएंगे। 5 किलो पनीर तो बन ही जाएगा। इतना दूध है हमारे पास और आज वाले दूध की दही जमा देते हैं और कल से ही पनीर के पराठों की दुकान लगाएंगे। आइडिया तो बुरा नहीं है बहू, लेकिन क्या तेरी दुकान चलेगी? वो तो हमें 1 हफ्ते में ही पता चल जाएगा माँ जी। अगले ही दिन रूपाली पनीर के पराठों की दुकान खोलती है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, तवे का फ्रेश पनीर पराठा। और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि गांव में पनीर के पराठों की दुकान खुली है, वैसे ही लोगों की भीड़ जमा होने लगती है और एक पराठे की कीमत सिर्फ 30 रुपए थी। अब तो दुकान खूब चलने लगती है। एक रोज ललिता की पड़ोसन कल्लो रूपाली की दुकान पर आती है और रूपाली से कहती है, बहू, बढ़िया चल रही है तेरी दुकान। कौन सा जादू किया है लोगों पर तूने? जहाँ ईमान है वहीं तो भगवान का वास है आंटी जी। ये बात अपनी सास ललिता को भी बता देती तो वो सारे गांव में दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचती। बहू चल, अब आई हूँ तो एक पराठा खिला ही दे। अभी तो घर में खाना भी नहीं बना है। जी आंटी जी, अभी लगा देती हूँ आपके लिए पनीर पराठे की प्लेट। कल्लो को रूपाली पनीर के पराठे देती है
और कल्लो भी उसे खाकर मन ही मन कहती है, क्या रोटी है, पराठा ही नाम है, जो भी है मस्त है। आंटी जी और पराठे लाऊं क्या? हाँ बहू, 2 और पराठे ला दे, खा लेती हूँ ना जाने मेरी बहू ने खाना बनाया भी होगा कि नहीं। ये कहकर रूपाली कल्लो को और पराठे देती है और वो इस तरह 5 पराठे खा जाती है और खाकर घर चली जाती है, लेकिन पैसे तो देती ही नहीं। ये देखकर रूपाली अपनी सास से कहती है, माँ जी, कल्लो आंटी आई थी और 5 पराठे थाप गई, और तो और बिना पैसे दिए चली भी गई। अभी देखती हूँ उस कल्लो को, अपना घर समझ रखा है क्या उसने? माँ जी जाने दो, भीड़ थी, क्या पता इसलिए ना दिया हो, बाद में दे देगी, आप ना जाओ उनके घर पर। अब कल्लो रोज आने लगी थी रूपाली के पनीर के पराठे खाने के लिए और रोज ही 4 से 5 पनीर के पराठे धाप जाया करती। ये काफी समय तक चलता रहता है। एक रोज रूपाली खुद से कहती है, बहुत हो गया कल्लो आंटी का, अब मुझे इन्हें सबक सिखाना ही होगा, ये मेरा मुनाफे से ज्यादा नुकसान करवा जाती है। तभी अगले दिन कल्लो पनीर के पराठे खाने के लिए आती है तो रूपाली कल्लो के लिए पनीर की जगह कच्ची हरी मिर्च के पराठे लाकर देती है। और जैसे ही मजे से कल्लो पराठे खाती है, वैसे ही कल्लो चिल्ला पड़ती है और रूपाली से कहती है, बहू तूने मुझे ये क्या खिला दिया, पानी 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 दे बहू, ना जाने पराठे में क्या था। आंटी जी, पनीर के पराठे में पनीर के अलावा और हो ही क्या सकता है, पर आप इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? बहू ना जाने क्या था उस पराठे में, मैं तो पनीर के पराठे समझकर थाप रही थी, ना जाने क्या था उसमें। ये कहकर कल्लो तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन अगले ही दिन रूपाली नोटिस करती है कि उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया है और वो ये देखकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज ना जाने सबको क्या हो गया, कोई भी दुकान पर आ ही नहीं रहा। बहू, मैं भी तो कब से यही देख रही हूँ। न जाने आज सबको क्या हुआ है। रूपाली अपनी सास ललिता से ये बातें कर ही रही होती है कि तभी उसे गोलू दिखता है, जो रूपाली की पड़ोस में ही रहा करता था। उसे देखकर रूपाली गोलू से कहती है, गोलू सुन, मुझे तुझसे एक काम है। हाँ चाची, बोलो ना, क्या काम है? आज तू हमारी दुकान के पनीर के पराठे क्यों नहीं लेने आया? अरे चाची, क्या बात कर रही हो आप? पापा तो कह रहे थे कि आप ना सड़े हुए पनीर के पराठे बेच रहे हो। और ये तेरे पापा से किसने कह दिया कि मेरी दुकान पर सड़े हुए पनीर के पराठे मिल रहे हैं? चाची, सच बताऊंगा तो एक पराठा दोगी? चल ठीक है, दूंगी, पर सच बोलियो। चाची, कल ना मेरे घर में ना कल्लो चाची आई थी, जो कह रही थी रूपाली या ललिता की दुकान पर मत जाना, वो सड़ा हुआ पनीर का पराठा बेचती है। अच्छा, तो ये कल्लो आंटी की नई चाल है मेरी दुकान को बंद करने की। मैं तो इसे छोड़ूंगी नहीं। चाची, मुझे मेरे पराठे दे दो और मुझे जाने दो। रुक जा मोटे, दे रही हूँ। अपना काम निकल गया तो मोटा, वरना गोलू बेटा कर रही थी। चल चुप करके अपने पराठे ले और निकल यहाँ से। जा रहा हूँ मैं भी, मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। मैंने भी अपनी मेहनत की रोटी ली है, किसी का एहसान नहीं लिया। रूपाली ये सुनकर परेशान हो जाती है कि कल्लो की वजह से आज उसकी दुकान पर कोई नहीं आया। तभी वो अगले ही दिन अपनी दुकान खोलती है और अपनी दुकान के आगे एक स्पीकर लगा देती है, जिसमें आवाज लगाकर वो कहती है, एक पनीर के पराठे पर एक पनीर का पराठा बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आइए और पनीर के पराठों का जायका उठाइए। ये सुनकर कुछ ही देर में रूपाली के सारे पराठे बिक जाते हैं और अगले दिन भी ग्राहकों की लंबी भीड़ लगती है, जिसे देखकर कल्लो को अंदर ही अंदर जलन होती है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाती क्योंकि कल्लो की हर चाल फेल जो हो जाती थी। तभी कल्लो ललिता से आकर कहती है, ललिता, और कैसी है तू? तेरी दुकान तो खूब चल रही है। उसे चलाने के लिए मेहनत लगती है, जो सबके बस की बात नहीं है। तुझे तो दूसरों की मेहनत से जलना आता है। ये क्या बोल रही है ललिता? भला मैं क्यों किसी की मेहनत से जलने लगी? तू तो है ही ऐसी। तुझे इतनी दिक्कत थी मेरे दुकान से कि तूने तो सारे जगह में गा दिया कि मेरी दुकान के पनीर सड़े हैं। हाँ, मैंने ही ये कहा था, क्योंकि तेरी बहू ने मुझे मिर्ची के पराठे खिलाए थे, जिसे खाकर मैं कई दिनों तक बीमार रही थी। तो तू रोज दुकान का नुकसान कराएगी तो हम क्या ही कर सकते हैं। इस तरह ललिता कल्लो को कहती है कि किसी की मेहनत नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि पहले तो वो खुद भी बेईमान थी, लेकिन अब वो सुधर चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।